बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ विंग पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी बैटल लेकर बिलाल बशर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ओमान में बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ काम करते हैं। कुछ लोग कुछ अदारे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान, बांग्लादेश और मिस्र समेत दीगर कई ममालिक की कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत बतौर पाकिस्तानी ख़वातीन, बतौर पाकिस्तान ख़तून काम कर चुकी हैं। हमारे लिए बहुत ही काबिल एज़ाज़ हैं। ओमान में मुकीम पाकिस्तान की बेहतरीन तरीन औरत का ख़िताब हासिल कर चुकी हैं। बहुत सारे खूबियों के साथ ओमान में मुकीम हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आप बात करेंगे। मैं इतनी बात करते ही उनके साथ बात शुरू करूँगा कि पाकिस्तान के साबिका एम्बेसडर उनको फ्लैग ऑफ पाकिस्तान का लक़ब दे चुके हैं। तो मेरी मुराद है आज की हमारी ख़ास मेहमान शख्सियत मोहतरमा अज़रा बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत सारी मसरूफियात में से थोड़ा सा हमको वक़्त दिया। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आपने इस लायक समझा कि किसी मुद्दे पर, किसी बात पर, किसी चीज़ पर हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। असल में अगर मैं ये कहूँ, मुझ समेत बहुत सारे जो यंगस्टर हैं ना, उनके लिए आप मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। वो हमको बहुत सारे जज्बे जो है ना, वो आप दोनों मियाँ बीवी से को देख देख के मिलते हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ। जज़ाकल्लाह। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जुलूस है, और सबसे ज़्यादा बढ़कर वो एतमाद है कि जो कम्युनिटी ने जो है हमारे ऊपर किया है, जो मोहब्बतें मिली हैं और जो एहसासात के बाद हिम्मतें चले गए, तो उसमें ज़िम्मेदारियाँ कंधों पे और ज़्यादा बढ़ गई। तो वो चीज़ का हमेशा एहसास रहता है कि अच्छे से अच्छा करें, उसके बाद और अच्छा करें। तो वो जो एक अंदर से शिद्दत है, वो जो प्यास होती है, वो कभी बुझती नहीं है कि इसको और बेहतर कैसे। बिल्कुल। तो मैं आगे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और आपकी तालीम के बारे में? जी, पैदाइश तो कराची में हुई, लेकिन वालिद जो है हमारे, उनका ताल्लुक़ जेहलम के दीना गाँव से। हाँ, और वालदा जो है, क्योंकि नाना जो थे मेरे, वो जयपुर से थे, माइग्रेट किए और पाकिस्तान में थे। तो अब्बा और अम्मी की शादी हुई, मामू के तवज्जुह से के नेवी में थे, तो वो फिर कराची में हम लोग जो है वहीं पैदाइश हुई। तालीम जो थी वो मेरी शादी हुई थी, तो जब मैंने बी पार्ट 1 किया था, उसके बाद मेरी शादी हुई और उसके बाद मैंने अपनी शादी के बाद तालीम उसके बाद मैंने तो आपने किसी में स्पेशल किया हुआ किसी चीज़ ख़ास में? ख़ास तो ये मेरे जो सब्जेक्ट थे वो तो एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस थे। और उसके बाद मेरे बच्चे हुए, बच्चों ने तालीम हासिल की। तो उसके बाद जब बच्चियों ने ग्रेजुएशन पास कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए किया, तो फिर मैंने भी अप्लाई किया। तो उनके साथ साथ फिर वो मैंने भी IR में जो है मास्टर्स किया। तो रिसेंट टाइम में 2 साल हमने जो है एग्ज़ाम दिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है मास्टर्स किया। तो ओमान में कब आप तशरीफ़ लाए? तो ओमान में हम लोग 80 के मिड में था, तकरीबन दरमियाने में आए थे। और शादी के बाद मैं आई साहब के साथ शादी, उसके बाद मेहमान आए और यही हमारे 3 बेटियाँ पैदा हुई। तो उसके बाद जब बच्ची स्कूल जाने लायक हुई, तो स्कूल के साथ रवाबित रहे, वहाँ हमने सोशल वर्क थोड़ा स्टार्ट किया। जिस दिन मैं आई थी ओमान में, उसके अगले दूसरे तीसरे दिन से ही जो थे ओमानी बच्चे, तो अतराफ़ में फैमिलीज रहती थी हमारे, उनको मैंने तभी से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था इंग्लिश, क्योंकि ओमान में 4थी जमात से जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो हमारे लिए तो बहुत आसान था। तो वो फिर आज वो बच्चे माशाल्लाह बड़े होके कई बड़ी पोस्ट पर पहुँच गए, लेकिन वो एहतराम और वो जो उनका प्यार है अभी तक वैसे ही है। तो ये बड़ा एजाज़ था उस वक्त। और वो उस तालीम देने में, उस तमाम में हमने कभी किसी से कोई चार्ज नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में ही हमने बच्चों को। और उसका ये सिला है कि वो इतना प्यार करते थे, मोहब्बत करते कि, और बहुत दिल जमई से हमने उनको तालीम दी। वहाँ से शुरू था, फिर बच्चों का स्कूल, फिर जो है आगे संस्था बढ़ा तो क्लब। ये आप बोले कि फ़ीस सबीलिल्लाह, जैसे आप किसी से पैसे नहीं लेते। जी। मैंने जब से मैं सोशल क्लब से वाबस्ता हुआ हूँ,
मैं भी सुन रहा हूँ कि कम्युनिटी माशाल्लाह आप दोनों मियाँ बीवी की बेपनाह खिदमत हैं। ये जज्बा आपको किन को देकर आया था? हाँ, ये जज्बा सही बात है। हमारे नाना जो थे मौलवी सईद हुसैन खान, पूरा ख़ानदान के ही, हमारे खालाएँ भी, खालू भी, मामू भी, इवन के मेरा ससुराल भी, मेरी सास भी और सारे लोग। तो वो एक ऐसा माहौल वहाँ मिला पाकिस्तान से ही बचपन से ही कि एक दूसरे की ख्याल करने का, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के बारे में सोचने का। शादियाँ होती हैं तो नाना जो थे वो इकट्ठा करते थे, सबको लिस्ट आउट करते थे कि कितने लोग हैं और किस बच्ची की अगर शादी है तो सबके ज़िम्मे लगाते थे कि आप फर्नीचर का ये करना है आप, और हर एक की इस्तिताअत के मुताबिक उनसे कहते थे कि आप ये तोहफ़ा जो है खामोशी से वहाँ पहुँचाइए। तो ये हम अपने बचपन से देखते हैं इस तरह करना है आपको। तो वो ज़ाहिर है वो तरबियत घर से ही शुरू हो चुकी थी। तो वो वहाँ से देखते देखते सीखते। बचपन में हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो नाना में कहते थे आप चांदियाँ बिछाइए, ये गिलास यहाँ उठा के रखिए, ऐसे छोटे छोटे काम देखते हैं। हमारी हैसियत थी जितना हम कर सकते थे, हमारे नन्हे हाथों में जितना दम था, तो वो हमसे करवाते थे कि बेटा ये करो ये करो। तो वो घर के बड़े जब सिखाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर बच्चों के खून के साथ साथ वो चीज़ दौड़ने लगते हैं। तो जब आप बड़ों को देखते हैं, बच्चे तो बड़ों के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो ख़ानदान में, अतराफ़ में, मोहल्ले में भी ऐसे था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। तो वही सारे शादियाँ हो रही हैं, आपको याद होगा, खुद भी आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान में आज भी ऐसा है कि मोहल्ले में किसी की शादी हो तो सारे पड़ोसी मिल के जो हैं वो कुछ ना कुछ कहते हैं कि हम क्या करें, स्पेशली जब किसी बच्ची की शादी हो तो वो कहते हैं कि बेटी जा रही तो बेटी सबके साथ जाए। वो बात, वो सोचें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। माशाल्लाह आपके नाना जी ने आपकी जो तरबियत है ना बहुत अच्छी की है, और ओमान में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। हमारे लिए बहुत आज़ाद होता है ना कि बतौर पाकिस्तानी, जब आप बतौर पाकिस्तानी खतून किसी दूसरी कम्युनिटी में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो आप पाकिस्तान कम्युनिटी के अलावा जो दूसरी, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, दूसरी कम्युनिटीज़ में भी, तो वहाँ पर आप जाके क्या महसूस करती हैं जब बतौर पाकिस्तानी खतून? पहली बात ये थी ना कि वहाँ का दावत नामा मिलना, वहाँ से आपको कॉल आना कि आप आइए, आप हमारे लिए ये कर दें, वो आप कर सकते हैं, हमें आपसे ये आपकी असिस्टेंस चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास होता है। ये मतलब किसी ने सिलाई समझा आपको कि आप ये काम कर सकते हैं और आप यहाँ आए। तो मेरे लिए ये था कि दूसरी कम्युनिटीज़ जिसमें सूडान भी हैं, बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंकन हैं और इजिप्शियंस हैं, बहुत सारे, और मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में खाली लोग ही हैं, बाकायदा इदारे नहीं हैं, तो वो भी हैं, इंडिपेंडेंट्स इंडिविजुअल्स भी हैं। और इन सब के साथ मुझे ओमान के लिए जो करने का मौका मिला था 2010 में, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि सेकंड एशियन बीच गेम ओमान के हुए यहाँ पर। तो उसमें जो है मैं ओमान की तरफ से पाकिस्तान के प्रोटोकॉल ऑफिसर थी। वो सेकंड एशियन बीच गेम अब 35 साल बाद दोबारा अगर हुआ तो ओमान में, अगर हुआ दोबारा घूम के शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए थे और स्पोर्ट्स इवेंट था। तो बहुत सारे जो है ना ओलंपिक्स की तरह सारे लोग डिफरेंट खेल रखे थे और पाकिस्तान से बड़ी बड़ी शख्सियात आई थी। तो एशियन ओलंपिक्स और ये सब कुछ उसमें, तो वो बहुत बड़ा ऑनर था। और बाकायदा उन्होंने असाइन की थी, मेरी ड्यूटीज़ जो थी वो शंग्रीला में होती थी। बाकायदा उन्होंने मुझे शंग्रीला में जो है वो एक रूम दिया, चाबी दी थी साथ में, लेकिन मैं वो कभी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी ड्यूटीज़ इतनी टफ थी कि मैं सुबह से शाम तक इधर भागना उधर भागना। तो आगे पीछे कोई जो हमारे कलीग साथ होते थे ओमानी या डिफरेंट, तो उनकी फैमिलीज अगर आती थी तो उनसे पूछते थे कि आपके जाके ये लोग जो है ना आराम कर लें या तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मैंने जब मैं देखता हूँ आपको, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, मिमिक्री भी करते हैं, आप डिज़ाइन भी करती हैं, आप मेरे पर लंबी लिस्ट है, कमेंटेटर में कोई आपका सानी नहीं है, डिज़ाइनिंग मैंने आपके बहुत सारे प्ले देखे हैं, वीडियो में तस्वीरें भी देखी हैं, ऐसे ऐसे आप शक्लें बना देते हैं कि जो असल है वो नकल लगना शुरू हो जाता है, जो नकल है वो असल लगना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ से सीखा आपने और कैसे आपको इस चीज़ का शौक़ हुआ? शौक़ तो सभी को होता है, हर शख्स चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करे।
ये ज़िंदगी में मौका मिलने की बात होती है कि आपको कब कहाँ वो मौका वो चांस मिल जाता है और अब उस वक्त आप तैयार होते हैं कि अगर उस वक्त आप सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, या मैं रेडी नहीं हूँ, या मैं बाद में कभी, या घबराहट या डर या खौफ, एक फोबिया सा हो जाता है, वो नहीं, कर गुजरे जो भी होगा अल्लाह मालिक देखेंगे। तो वो आप जब चल पड़ते हैं ना उसमें, तो मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर देता है। तो इसी तरह से था कि फ़िल्म के लिए यहाँ ओमान में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये जाज़बा के पहली फ़िल्म जब यहाँ करीब 40 मिनट्स की है ऑलमोस्ट, टू बी और नॉट टू बी, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस मूवी के लिए। तो जो बच्चा है उसकी मदद कर, तो यूट्यूब पे है तो उसमें देखा जा सकता है। तो वो पहली मूवी थी और उसमें मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी, उसमें मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थी, उसमें सारा कुछ मेरे ज़िम्मे था। क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं तो ये सोच के नहीं करते, चाहे वो क्लब के फॉरम पे हो, स्कूल को, कम्युनिटी को हो, अपनी कम्युनिटी हो, दूसरी कम्युनिटी, हम ये सोच के चलते हैं कि पूरा एक पैकेज है, पूरी एक फैमिली है, सबको साथ में चलना है। अगर उससे नहीं हुआ या उसने छोड़ दिया तो उसको दूसरा आदमी मुकम्मल करे, तो वो तकमील तक पहुँच जाए। तो वो उस हवाले से था। तो फिर वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ लैक आ रहे थे, नहीं हम ऐसे कर कैसे करेंगे, ये डिज़ाइन बना देंगे, अच्छा यहाँ ये चाहिए है। तो तब उसके बाद वो टू बी और नॉट टू बी, फिर दूसरी और फिल्में आई। तो अब तक 7 फिल्में जो हैं शॉर्ट फिल्म हमारी वो बन चुकी हैं, जिसमें मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ और साथ में एक्ट भी करती हूँ। अच्छा, सेम टाइम पे, क्या बात है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में आप कौन कौन से मुल्क में जा कर चुकी हैं? बाहर के मुल्कों में मुझे दुबई जाने का मौका मिला, कतर में मैंने ओमान को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज ए शायरा के, और यूके में बरतानिया में जो है तो मैं अपनी बेटी के साथ गई, इलेक्टिव के लिए गई थी। तो पहली बार जब हम गए थे लंदन, तो BBC लंदन पे ये था कि उन्होंने इन्वाइट किया और किया। तो उस दौरान में ओमान का नेशनल डे वहाँ पे आ रहा था, तो वहाँ पे हम थे। तो मैंने फिर सर्वे चला है कि वहाँ पे BBC लंदन पे सुनाए, तो लोगों ने भी काफ़ी इसको सताइश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे 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 मैंने कहा ना, लाइफ में आपको मौके मिलते जाते हैं और आप उस वक्त तैयार हो उस चीज़ के लिए, रेडी, वो चीज़ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश करें, नेक नियति के साथ इंसान चलता है तो अल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान में मैंने आप दोनों मियाँ बीवी को पहली बार देखा था। मैं ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान सोशल क्लब के बतौर मेंबर बनने से लेकर पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान की वीमेन विंग की हेड होने के साथ साथ डायरेक्टर होने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान जो था, हमने सन 2001 या 2 हमने ज्वाइन किया एज ए मेंबर। लेकिन मेंबर बनने के साथ ही हमने सारी वो जैसे जिम्मेदारियाँ उन्होंने हमें दी कि ये करना है वो करना है, जो भी काम थे छोटे बड़े, तो ऑफिस के बाकायदा ऑफिस जो था वो एक बना दिया गया था गाज एरिया में। तो वहाँ जाकर फिर मैं जो भी मुझसे होता था कि अपडेट करना है, डाटा बनाना है, सब जितना भी आता था सारा करके एवरी डे जाके हम थोड़ा बहुत उसमें अपडेट करते थे। वो करते करते सन 2007 जो है उसमें फिर पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और इलेक्टेड डायरेक्टर बने, पाकिस्तान सोशल क्लब एंड वुमेन भी बने। बहुत सारे इवेंट हमने उसमें इनपुट किए कि जैसे बच्चों का समर कैंप था वो लेकर आया था पहली दफ़ा, और वो अब तक दोबारा नहीं हुआ। इसका अफसोस होता है कि होना चाहिए जब आप शुरुआत करते हैं और अच्छी पॉजिटिविटी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही अगले बरस में जो था वो दूसरे क्लब वाले जो थे उन्होंने कुछ आप नहीं किया था तो आप अपना लेआउट हमें दे दीजिए, जैसे बयान के तरह से मिलता था। वो हमने उनके साथ शेयर किया। आज उनके पास 3000 बच्चे उनके समर कैंप, और बाकायदा वो हर बच्चे से 50,000 फीस लेते हैं। समर कैंप के दौरान भी उनका तकरीबन 25 या 30 दिन का, तो वो एक वे ऑफ इनकम भी है और वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूट और जो है शेयर ऑफ नॉलेज, तो वो भी है। उसके साथ साथ दूसरा हमने चांदात की, चांदात होती थी, ऐसा नहीं होती थी, मान लोग प्राइवेटली करते थे अपने घरों में, कुछ लोग बुला लिए, कुछ अपने क्लोज फ्रेंड बुला लिए, ओपनली पब्लिकली नहीं होती। तो वो हमने चांदात का उसमें बाकायदा जो था आगाज़ हुआ, वो बहुत कामयाब हुई। अभी भी रिसेंट में चादर की उसमें चूड़ियाँ पड़ती हैं, फ्री में ज्वेलरी, गहने, गिफ्ट और लोगों के लिए, मतलब ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि खुद एक खातून होने के हवाले से ये एहसास होता था कि ख़वातीन की जान क्या करें, वो भी तो हमारी बहनें जो हैं वो आएँ, कुछ थोड़ा रिलैक्स हों, इंटरटेनमेंट कुछ उनके लिए हो कि वो आके देखें कि भाई क्लब है
और क्लब में ख़वातीन के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। तो वो इस हवाले से मेंबरशिप भी क्लब की बढ़े, लोग आगे आएँ और लोग उसको मजबूत करें। और ये इदारा तो एक पहचान है। विमन हेड होने के बाद सोशल क्लब की डायरेक्टर भी थी, तो आपने ख़वातीन के लिए चांद रात का एहतमाम किया। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन में शौक़ से आती थी आपके इवेंट में, या उन लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाता था, या क्या उसमें आपने क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, ऐसा हमें कोई मुश्किलात तो नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि सारे जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा इसमें जैसे ना जोश और जज्बे के साथ आगे आते हैं, और हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लेता है और उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और हमें ये था कि ख़वातीन के कुछ तो सबके घरों में बेगमात भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, तो और हर आदमी ये सोचता है ना कि हाँ, परदेश में कहाँ लेके जाएँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको पाकिस्तान वाला माहौल मिल जाए। वो जो चूड़ियों की ख़रीदारी होती है, तो हमने वो ख़रीदारी पे नहीं रखा, हमने वो फ्री चूड़ियों का रखा कि आए और चूड़ियाँ पहनाएं एक दूसरे को, और ज्वेलरी का भी रखा, मेहंदी लगाने का, और कई कंपटीशन बच्चों के उसके फैशन शो वगैरह बहुत कुछ यानी। और वो काफ़ी हमारा अच्छा प्रोग्राम होता है। उसमें फिर एंड में हम जो है वो डिनर भी पूरी कराते हैं, तो वो सारा क्लब की तरफ से होता है। तो ये बहुत अच्छा खुशाइन प्रोग्राम रहा और हमेशा वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हाल ही में हमने ईद से पहले जो था एक रात पहले चांद रात मनाई, और 300 से ज़ायद ख़वातीन आई, उसमें बच्चियाँ आई, और बहुत मज़े से सब ने पार्टिसिपेट किया, बहुत खुश हुए लोग और गिफ्ट बांटे गए। तो बहुत ही खुशी का एक माहौल बनता है, एक घर वाली बात आती है, एक मिनी पाकिस्तान आपको वहाँ नज़र आता है, छोटा पाकिस्तान के वो सारे एक दूसरे को हम ज़बान लोग जब आपको मिलते हैं, हम ख्याल लोग होते हैं, वो एक खुशी अलग होती है। वो अपनों के साथ बैठ के खाने का एक लुत्फ़ अलग है, गुनगुनाने का लुत्फ़ अलग है। तो वो सारे जो होते हैं ना कि मिल बैठते सारे लोग, तो वो एक अलग हिसाब है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान सोशल क्लब का जो इदारा है उसने ये रिवायत बरकरार है। तो ये चांद रात के अलावा कुछ हेल्थी एक्टिविटी के लिए जी कुछ इक़दाम किए आपने? हेल्थी के स्पोर्ट्स हमारा है, क्रिकेट का है, तो क्रिकेट में मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है, कोच की ट्रेनिंग ली हुई है, ओमान क्रिकेट की मेंबर हैं हम, और उसमें अंपायर की ट्रेनिंग ली हुई है। कहाँ से, ये थोड़ा तफसील से बताएं, अंपायरिंग की जी कहाँ से की है आपने? क्योंकि मेरे पास पूरी मालूमात हैं, आपको वैसे आवाम को मालूम होना चाहिए ना, आपके पास पूरे जो सर्टिफाइड हैं आप? बिल्कुल सर्टिफाइड अंपायर, सर्टिफाइड कोच, स्कोरर, और कमेंट्री तो मैं कर ही रही थी। 2007 में कमेंट्री का आगाज़ भी आपको बताएं कैसे हुआ कि सन 2007 में जब इलेक्टेड डायरेक्टर बनी, तो उन्होंने एक जो था दोस्ताना मैच रखा, तो वहाँ पर ओमान क्रिकेट के सारे लोग और मिनिस्टर्स वगैरह भी वहाँ पर आए ओमान के, और हमारे भी सारे बहुत जो थे VIP लोग सारे वहाँ बैठे थे। तो PDO ग्राउंड में वो वहाँ पर हो रहा था, फाइनल था उस दिन। तो वहाँ पे जाफरी साहब होते हैं, मैनूफर जाफरी साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, तो वो उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, और जैसे जमील जैदी साहब जो हैं जिन्होंने मैं कहूँगी कि वो कमेंट्री का आगाज़ मुझसे करवाया है। अच्छा। वो उनको बहुत सहना चाहता है इस बात का। तो उन्होंने उस वक्त जफ़र जाफरी साहब का गला कुछ ख़राब हुआ, एकदम से उनको खांसी आ गई, तो इतने VIP और इतने मिनिस्टर और सारा फाइनल वो बिल्कुल कहते हैं सस्पेंस पे आ गई ये चीज़ें, तो एकदम उन्होंने परेशान हो गया, क्या करें आ गए। तो मैं उनको बहुत पहले से इशारे की थी, जदी भाई मुझे करें, तो जिसमें आ जाए भाई आप आ जाइए इधर आके कर लीजिए, तो आइए आप, तो कहते हैं सुनिए थोड़ी देर जब तक इनका गला ठीक होता है तो आप संभालने में उनके कुछ कंटिन्यूटी रहे, रुके नहीं चीज़। तो वो फिर जो था वो वहाँ से कमेंट्री शुरू हुई, तो जब तक थोड़ी देर के बाद उनका गला वाला ठीक हुआ तो आके बैठने लगे, तो अच्छी नहीं थी आप ही कीजिए, जाफरी साहब इतनी अच्छी कर रही आप ही कीजिए। तो वो फिर कमेंट्री की, अगर खान आई थी, मैन ऑफ द मैच थे उसके, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा रहा। और फिर लोग ऑफ़र भेजते रहे कि भाई वो जो बैनर लगा हुआ है उनसे कहें कि अगर उस पर छक्का लगा तो हमारी तरफ से इतने रियाल इनाम होगा, और बड़ा बहुत ही आलीशान वो मैच था। और मैं बस इतने में ही खुश थी कि मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला, तो ये बड़ा एक मतलब मज़े की बात है। तो एंड में जब सारा कुछ हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो लास्ट में उन्होंने फिर स्पेशल ट्रॉफी जो थी कि आपने बहुत अच्छी कमेटी की और आप करती रहिएगा। और फिर उन्होंने मुझे दावत भी दी कि आप जो हैं बाकायदा अंपायर की ट्रेनिंग ले लें, कोच की स्कोरिंग की, ताकि आप प्रॉपर मैनर में जब आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको वो जो उसकी प्रॉपर जो चीज़ें होती हैं डिटेल किस तरह बताना है ना, एक्सप्रेस करना है चीज़ों को,
तो कहाँ कौन सा पॉइंट है, नो बॉल और वाइट बॉल और सारी चीज़ें पता तो थी, लेकिन एक्यूरेट तरीके से जो है ना करते हुए फिर वो ट्रेनिंग। तो ये मैं क्योंकि सुन चुका हूँ और मैंने तस्वीर में भी देख चुका हूँ, पाकिस्तान कम्युनिटी में तो सब अपने हैं, चलता है, उर्दू में बात कर रहे हैं, आपकी हमारी मादरी ज़बान है, अबूर असर है, उसमें आप मास्टर किया हुआ है। लेकिन सब ऐसा भी मैंने देखा है कि आपने पूरा प्रोग्राम जो है कमेंट्री का जो टूर्नामेंट का है उसमें आपने इंग्लिश में भी किया हुआ है, फिर पाकिस्तान कम्युनिटी के अलावा हिंदुस्तान कम्युनिटी में भी, और जब कुछ कॉमन जो बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर जो टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट बहुत लंबा होता है, कोई मैच हो तो काफ़ी लंबा होता है, इतने घंटों के हिसाब से बात करना, और फिर इतनी आवाम में जो क्रिकेट ज़्यादा मर्द खेलते हैं, मर्दों के अंदर एक खातून का बैठ के कमेंट्री करना, कैसे आपको ये हौसला मिलता है, ये क्या कहेंगे इस ऊपर? इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जब आया था जब शोएब अख्तर आए थे ओमान में, और वो मुझे एजाज़ हुआ कि मैं कमेंट्री करूं। तो जब वो आए, हम बोल रहे बता रहे कि शोएब अख्तर आ गए, तो शोएब अख्तर साहब सुन रहे थे, उनको आवाज़ जा रही थी, स्पीकर लगे हुए थे। तो कहते हैं कि बाद में वो चलते हुए आए, जब बीच में ब्रेक हुआ तो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ ये जनानी सी आवाज़ में कौन मर्द बोल रहा है। तो मैं कहते टू गुड, यू आर टू गुड, आई डोंट बिलीव इट, यू आर अ फीमेल। तो कहते मुझे मतलब आई कांट बिलीव दिस, मतलब उनकी जो एक्सप्रेशन थे, उनके जो थम्स अप उन्होंने दिया आके, तो कहते हैं आई डोंट बिलीव दिस कि हमारे पास ऐसे से लोग हैं। तो दैट वाज सो नाइस कि उन्होंने आके अप्रिशिएट किया, बाकायदा वो आए और आपने बहुत अच्छा कि मैं तो सोचा हूँ कि ये कोई लड़का बोल रहा है कि आवाज़ जो है वो जनानी सी है, तो बहुत उस पर हंसी। तो माशाल्लाह ये था, और शुरुआत में था थोड़ा सा लोग अनकम्फर्टेबल होते थे, ये बात सही है कि मर्द हजरात जो है थोड़ा सा शायद इगोइस्टिक हो जाते हैं, या क्या होते हैं कि तो इनको क्या बोलना आता होगा, और तो क्या पता क्रिकेट का बल्ला कैसे पकड़ते हैं क्या। लेकिन क्रिकेट की मालूमात जो थी मेरे पास, क्योंकि अब्बा हमारे जो थे वो जो मोहल्ले की जो टीम होती है उसके मैनेजर थे। हमारे घर में हम लड़कियाँ ही थे, भाई की पोस्टिंग थी, 2-4 बहनें हम लोग थे, तो जो सामान सारा क्रिकेट का जब नई नई किट आती तो वो सब हमारे घर में रखा होता है, हमारे पास कमरे में सारी थी। तो वो मैं पहन के पहले ट्राई कर रही थी, वो पैड लगा के, वो हेलमेट लगा के सारे में कहती थी अब मैंने यूज़ कर लिया, अब ये सारे यूज़ करेंगे। तो वो मुझे मतलब उसका भी बड़ा हो, तो वो तो हम देखते रहते थे। बचपन में मुझे याद है कि भाई जो थे वो ले गए थे कंधे पे बिठा के, तो उनका मैच हो रहा था, तो वो जो नेशनल टीम में भी प्लेयर हैं कुछ, वो उस वक्त उनके दोस्त थे, बाद में नेशनल टीम में गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा चल बेटा, वो तो स्पीकर बड़ा सा लाउड स्पीकर होता है, तो उसमें तुमने बैठ के ना बस बोलते रहना है कुछ भी ना, ताकि लोग बस खुश होते रहें। तो वहाँ मैंने वो पहली कमेंट्री की थी ऑनलाइन। तो उसमें मैं कह रही हूँ असलम भाई भागे हैं और असलम भाई गिर गए, और मतलब ये कमेंट्री थी हमारी। उस वक्त इतने बच्चे छोटे थे, हम बताने असलम भाई भागे, दौड़े, गिर गए, उठ गए, फिर बॉल उठा ली, फिर बॉल्स को फेंक रहे हैं, और वो बल्ले से मारा उन्होंने, और वो उधर जहाँ रस्सी के पार चला गया, क्या हुआ 4 हो गए, अच्छा 4 हो गए थी, 4 हो गए। तो वो इस तरह ये कमेंट्री पहली कमेंट्री थी लाइफ की, बहुत छोटी सी थी मैं, और भाई होते हमें शोल्डर पर बैठा के लेके जाते थे कि छोटे थक जाएंगे इतना मैदान। कौन सी उम्र की बात, किस उम्र की बात कर रहे हैं? ये आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सा साल होगा, 5-6 साल होगा, ऐसे कुछ एज होगी। तो 6 साल से आपको, हाँ 5-6 साल की है, वो इतने छोटे थे कि शोल्डर पे बिठा के वो मुझे लेके जा रहे हैं अपने, और कहते थे चल बेटा, तो भाई से बहुत अटैचमेंट थी, तो जहाँ भी जाते थे वो साथ कहते थे चलो भाई चलो पार्टनर आ गए, तो साथ में हम चल पड़ते थे। वो फिल्म दिखाने मुझे आधे ले गए, तो एक दो उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा छोटी बच्ची बहन है ना, वो भी साथ जाएंगी। अब वो क्या, वो सीटें जो बंद हो जाती हैं, तो वो फिल्म देख रहे हैं, मैं सीट में बंद रही थी। इतनी देर के बाद उन्हें याद आई कि बच्ची कहाँ गई, तो वो सीट बंद हुई है, मैं उसके अंदर बंद हुई हूँ, इतनी मैं छोटी हल्की थी। तो वो तब फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, वो उसमें बंद हो जाता है, उसमें तो बंद कबाब बन जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे वाक़यात हैं, उससे हैं यादें भी बड़ी अच्छी सी। यादों से ये कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। लेकिन सब अच्छी यादें हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े प्यार करने वाले लोग, माँ बाप से, उस्ताद हमें बहुत अच्छे मिले, उस्तादों ने इतना अच्छा हमें सिखाया। आज भी हम उस्तादों को याद करते हैं कि उन्होंने हमें जो पढ़ाया, सिखाया, बताया, तालीम के अलावा उन्होंने तरबियत भी की, अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखाई। बहुत कम होता है अब तो, मतलब एजुकेशन आपकी जो है वो कमर्शियल, तो कमर्शलाइज हो गया ना, अब तो सिर्फ वो पैसे ज़्यादा बटोरने वाली बात है। उस वक्त कितना गवर्नमेंट स्कूलों में उस्ताद है, गवर्नमेंट स्कूलों से हमने पढ़ा,
और वहीं से तालीम हासिल की। उसके बाद कॉलेज में फिर शादी हो गई, फिर यहाँ फिर मास्टर्स का किया, सारा कंप्लीट। चलिए, एक आपको मैंने जो अपनी लाइफ है ये फलाही कामों वाली, क्रिकेट में आपने बहुत इंटरेस्टेड है, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, कमेंट्री में भी, मीडिया में भी, अब हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सानी है, कोई आपका सानी नहीं है, छाए हुए हैं हर जगह पे। अल्लाह पाक और इसमें बरकत दे। घरेलू खतून होने के नाते क्या घर पे भी ऐसे ही खाना बनाती हैं, आपने घर के अमूर को कैसे चला रही हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। खाना ये तो पहले है ना, तो पहले होता है, हर चीज़ से पहले होता है घर के कामों में। माशाल्लाह बच्चे हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र है हमारे जब बच्चे छोटे भी थे तो हम पूरा का पूरा मेन्यू जो था वो घर में ही बनता। बाहर से सिर्फ यहाँ होगा तो रोटी आ जाती थी, जो तंदूर की रोटी होती है वो बाहर से, वरना सालन या मेन्यू जैसे सलाद भी, रायता भी, कौरमा भी, बिरयानी भी, जर्दा भी, रस मलाई, गुलाब जामुन थी, मिठाई वो। और कुछ हमारे पास ये था कि जैसे हम लोग बैंक के एकोमोडेशन में थे कॉलोनी में, तो डिफरेंट लोग रहते थे, इंडिया से भी लोग थे, फिर क्रिश्चियन भी थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम हमारे साथ थे, ओमानी भी, इजिप्शियन भी, जॉर्डन भी, हर तरह के डिफरेंट लोग। तो फिर वो डिफरेंट डिशेस सबसे बनानी भी सीखी। तो मुख्तलिफ लोग, तो ईद का स्पेशल होता था कि जैसे नमाज़ पढ़ते थे सबको पता होता था कि अब नमाज़ पढ़ के जो है ना इनके घर सीधा हमें जाना है, तो वो सब रात भर बैठ के बना रहे होते थे। और सुबह जैसे आना शुरू हुए तो सैमी रेडी होता था कि जल्दी रोटी क्या जल्दी से कर दी। और जो मेहमान आते थे जिस कंट्री की, कोशिश करते थे कि उनकी कंट्री की कोई एक चीज़ ज़रूर उनके सामने वो देसी तड़का उसमें लगा अपने अंदाज से थोड़ा सा उसमें करके ना कि पिज़्ज़ा बनाया है तो उसमें हमने टिक्का पिज़्ज़ा और ये वर्ड शामिल करके तो वो जैसे कहते हैं ना, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, बढ़ते हैं, ख़ानदान बढ़ता है और वसी पैमाने पे चीज़ें हो जाती हैं। तो खाना बनाना और खाना खिलाना और खाने का सब वो शौक, ये तो हमारे देसी हैं ही। कौन सा घर ऐसा होगा जिसमें खाना नहीं बनता? हर घर में हर खातून जो है एक्सपर्ट है। अच्छा, वैसे तो आम कहावत है, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, कि पूरी औरत की सपोर्ट रहती है। तो फिर अब माशाल्लाह आप कामयाब हैं, अलीम साहब माशाल्लाह कामयाब हैं, आपकी कामयाबी के पीछे अलीम साहब का कितना हाथ है? पूरा 100%। कभी आपको उन्होंने तंग नहीं किया कि ये ना करो वो ना करो? कभी भी नेवर, बल्कि उन्होंने ही इनकरेज किया कि जब उनको शायद फील हुआ, एहसास हुआ कि भाई ये कर रही है, करती थी तो उसको और ज़्यादा जो है मौका मिलना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने 100% सपोर्ट दिया हर चीज़ में। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर मैंने टीवी के लिए जो प्रोग्राम किया था, तारिक अजीज़ शो था, आई थिंक 80s में था, 90s के स्टार्ट में। तो तारिक अजीज़ साहब यहाँ आए ओमान में और उन्होंने इंटरव्यू रखे थे रूई होटल में, हम लोग उस वक्त रूई में मिल गए थे। तो इंटरव्यू रखे तो वहाँ पे हम गए तैयार यार। उससे पहले जो था मैं कार्ड लेने के लिए चली गई थी, मुझे प्रोग्राम का कार्ड बाद में आया थी, तारिक अजीज़ शो का। तो मुझे बड़ा था कि मैं बचपन में भी तारिक अजीज़ साहब की सुनती आँखों देखते गाने तो मैं तारिक अजीज़ गज़ल, तो ये मेरा मतलब शुरू से ही था बड़ा ना। तो मैंने बोली तारिक अजीज़, ओ माय गॉड, चले जाके देखी। तो मैं वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ पे थे राजा साहब होते थे, राजा शेर अकबर वो थे सीरियल। तो उन्होंने कहा अच्छा कार्ड तो खत्म हो गई थी हमारे, ऐसे कैसे? तो अखबार में आज अभी आया, 1 घंटे बाद में आ रही हूँ तो आप कह रहे हैं कार्ड खत्म। तो मुझे बड़बड़ आ गए सारे, अच्छा आदमियों का वहाँ 10 लाइन लगे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए अंदर ऑफिस का खातून आई है कि खातून आई, बाकी तो आदमी थे। तो मेरे बिठा दिए, तो फिर उनका कार्ड खत्म हो गया। अच्छा तो फिर मैं रखी, तो उस वक्त उनके HOC ये तो वो आए, तो वो समझे कि शायद मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, लोगों को बुलाया था। तो उन्होंने आगे सवाल पूछना शुरू कर दिए, ये कैसा है, क्या है, आपका नाम क्या है? मैंने कहा कार्ड दे रहे हैं, उनको इतनी डिटेल पूछ रहे हैं, तो इस तरह कैसे कार्ड दे रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कहने लगे कि तो फिर आप तैयार हैं हरी किसी साहब के साथ जो है वो बस बनने के? और मैंने एकदम 1 सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार। वही आपकी पहली बार मौका मिलना चाहिए और आप तैयार हो उसके लिए। जस्ट मतलब मैंने हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सीरियसली आप तैयार हैं? तो आपको इजाज़त है घर से? मैंने कहा हाँ बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा मैं बस बोल दिया। फिर मैं आगे उठ के मैंने उनसे कहा, फिर ना पूछ रहे थे कि आप जो है तैयार हैं आप? तो मैंने तो हाँ कर दी।
क्या हाँ कर दी तो चलो बिस्मिल्लाह करो, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ये क्या करना है क्या बोलना है, तो चलेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, शायद ऐसे मजाक में कहा है ना, ऐसे मैंने पूछा, हो सकता है वो मुझे रिजेक्ट ही कर दें नहीं। तो उसके बाद गाड़ी कुछ ठीक करानी तो चले जाएगी, तो मेरे घर पे फ़ोन आया तो बताया कि भाई वहाँ आ जाओ वही होटल में। तो मैंने कहा मैं तो अभी पहुँचते पहुँचते मुझे 6 बज गए, जब मैं वापस आई तो मुझे मैसेज उसमें था। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के मैं ऑलरेडी वही होटल में वहाँ देखे एंटर हुए तो लॉबी में तारिक अजीज़ जहाँ भी के सारे लोग बैठे। तो अब वो मैं हुई तो मैंने कहा हाँ कैसे। उस ज़माने में क्या हुआ कि जो गार था वहाँ से कुछ लोगों का किस्सा हुआ था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया असहाबे कहफ निकल आए हो गया। तो वो कहने लगे कुछ ये क्या ये सुनो को 100 करो। तो नहीं ऐसे ही लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग इससे करते हैं, मान में काफ़ी कुछ। तो मैं उनसे सवाल पूछेंगी, अच्छा आप कैसे हैं, कैसा रहा आपका मौसम यहाँ गर्म है ये है वो, और मैं उनसे बातें पूछे जा रही हूँ कि जा रही हूँ। अब वो बेजारी से जवाब दिए जा रहे हैं। अच्छा उसके बाद मैं कब सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो उसके बाद मैंने टाइम देखा, चलो भाई टाइम। मैं इतनी परेशान में देखा ये तो इन्होंने तो मुझे पूछा ही कुछ नहीं, और ये तो वैसे जा रहे हैं पता मुझे कुछ नहीं। और मैं बड़ी एम्बेरसमेंट मेरे लिए, इनको भी मैं खींच के लिया, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, वो मेरे बाद में मजाक उड़ाएंगे मेरा। तो खैर वो जाने लगी। तो मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, तो वो आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, मैंने आपने तो कुछ सवाल ही नहीं किया। मैं बेबी मैं आपसे क्या सवाल करता, आपने सवाल पूछ के मेरा आश्चर्य कर दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो कहते अब मैं आपको भी ना लूँ तो फिर और किसको लूँ। कहते आप आ जाए कल, आप डन है, अब आपको नहीं समझ आ रहा, आपको मैंने डन कर दिया। और मैं इतनी एक्साइटेड, मैंने कहा माय गॉड। उसके बाद उस शो में ही हमने जो है ओमान का फैशन शो किया पहली बार। तो उसमें ओमानी लड़कियों को फिर हमने तैयार किया, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो ओरिजिनल गोल्ड की ज्वेलरी सर से पाँव तक पहन के, कितने यहाँ जेवरात पहनते हैं वो पहन के, और वो फैशन शो करने के लिए आई थी। तो वो और उसके साथ साथ ओमान का फ़िरका जो होता है बैंड, वो हमने लड़कों से कह के अरेंज करवाया। तो वो तारिक अजीज़ शो में ओमान का कल्चर हमने वहाँ पे दिखाया। तो वो भी वहाँ पता वो सेगमेंट उन्होंने मुझे दे दिया था कि आप ये करेंगे। तो तारिक अजीज़ साहब के साथ वो जर्नी जब शुरू, उसके बाद सेकंड प्रोग्राम जो था वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने का था। उन्होंने फैशन जो था भेजा था फैशन शो का, वो शेयर किया था। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत बड़ा था, उसका भी उन्होंने है मुझे बनाया। तो ये दो इतने बड़े प्रोग्राम थे कि उसके बाद तो सारे प्रोग्राम छूटे गए क्योंकि वो नेशनल लेवल पे थे, वो मतलब कंट्री से आए थे, और आपको पाकिस्तान को यहाँ रिप्रेजेंट करना था ओमान में। वो इतने बड़े प्रोग्राम थे और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात उसके अंदर थी। तो हम तो खुद देख रहे होते थे, इनको तो मैंने टीवी पे देखा है, इनको तो मैंने फिल्म में देखा है। तो वो ये हैरान कर बात है, उनके साथ आप बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और आप उनको एज ए नॉर्मल पर्सन भी देख रहे हैं। तो वो भी सीखने को मिला ना कि हम जो पर्दे पे देख रहे होते हैं इंसानों को, तो वो एक पर्दा बीच में हाइल है आपके और उनके, और जब आप पर्दे से हट के देखते हैं तो वो एक नॉर्मल इंसान बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पर्दे पे आप लोग भी, लेकिन जैसे ही आप पर्दे से हटते तो बीइंग नॉर्मल पर्सन आप बिल्कुल जैसे आम लोग सारे अपने घरों में होते हैं। तो ये मतलब आप कोई हर काम में करीम साहब ने मुकम्मल सपोर्ट बहुत बहुत जी, उनका शुक्रिया है कि वो आपको सपोर्ट करते रहे, आपकी हौसला होती रही, तो हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा मिलता रहा, हमारी कम्युनिटी मुस्तफ़ीद होती रही। तो अभी मैं एक और जो चीज़, जैसे बहुत सारी हैं, इंटरव्यू लंबा होता जाएगा, सवाल ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन मैं एक चीज़ पे आके अभी मैं चाहूँगा कि मैं जाऊँ क्लोजिंग की तरफ। तो मैं भी पूछना चाहूँगा आपकी शायरी के हवाले से कि शायरी में अभी आपकी माशाल्लाह किताब भी आने वाली है, 70 से ज़्यादा आपने नज़में और हमनात लिख चुकी हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो कुछ शायरी का शौक़ कब हुआ था और किसको देख के हुआ था? शायरी तो ये तक के जैसे होते हैं कि आप लड़कपन की एज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं सालों से मैं किसी शेर पढ़ रही थी। और उसके बाद कॉलेज में जब बाकायदा गई तो सब्जेक्ट था उर्दू एडवांस था, वो बाकायदा से तो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने पहले दिन यहाँ के 4 लफ्ज़ दे दिए, उनको बोल के मिसरा बनाई। एक तौर पे तो मैं लगा कुरान में बहुत कुछ आता, मैंने शेर पढ़े हुए हैं, हमने अहमद फराज को पढ़ा हुआ है, फैज़ को पढ़ा हुआ है, इतनी शायरी उनकी पढ़ी। तो बाहर
इतना अच्छा तो नहीं किया पहली बार जो था, लेकिन था शौक फिर पैदा हो गया। उन्होंने जिस तरह हमें पढ़ाया, जिस तरह हमें सिखाया, बाकायदा उन्होंने गर्दान और उर्दू की जो पेचीदगियाँ जो होती हैं, लफ्ज़ नशर जो है सारा कुछ, किस तरह से तनवीन जो है आप हाँ शायरी में जो है वाक़यात किस तरह बयान, तो वो एक तजस्सुस भी था और शौक़ भी था, और वो करते 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 हुआ। तो कॉलेज के ज़माने में थोड़ा बहुत कुछ लिखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी माहौल नहीं मिला कि शायरी करके पढ़ते सुनाते थे। क्योंकि शादी भी देर जल्दी हो गई थी ओमान में। फिर ओमान में जब मुशायरे था तो वो बाकायदा जाते ऐसे मुशायरे थे, बहुत शौक से जाते हैं और देखते थे। तो उसके बाद जो था तो पहली बार शायरी का हुआ कि मुस्तजाब साहब उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो उन्होंने उस वक्त अहमद फराज साहब और उर्दू शोराय, तो वो स्टेज पूछा था, उस पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो लकड़ी का फूल था। और मैं ऐसे देख ही बैठी, तो वो शायद को मैंने कहा भाई ये इस पर बैठेंगे, तो मैंने कहा नहीं है कोई इंतजाम, क्या करेंगे इस पर बैठेंगे। दिन का लोगों नहीं हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो मैं उनके पास गई, तो आपने इतने बड़े बड़े शायर और कुर्सियाँ तक उस वक्त लगी है। जब शायर स्टेज पे पहुँच गए तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो उन्होंने मुझे से जैसे गिर गया, अब तो मैं ज़्यादा बढ़वाए ना और ये कर लेना, फिर करके क्यों नहीं देते, हेल्प क्यों नहीं करते लोग, ठीक है मैं। तो वो पहला उन्होंने फिर दिया, तो उसमें जो था वो मेरी बेटी ने भी बाकायदा उनका जो था कार्ड डिज़ाइन किया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको कुछ शादी वाली का शौक है, लगता तो है आपको। मैंने कहा ये मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ दो पढ़ दो हैं फिर पढ़। फिर मैंने भी उनसे हाँ पढ़े, उसमें क्या। तो उन्होंने पहले तो मुझे शायद ओपनिंग शायद की ओपनिंग की, फिर इंडिया से उन्होंने बुलाए हुए थे निज़ामुद्दीन। उसके बाद जो है वो आगाज़ हुआ, वो मुशायरा हो गया। तो लोगों को ये नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान में, तो फिर लोग मेरे पास आए, उन्होंने पूछा आपका ताल्लुक इंडिया में कहाँ से। तो मैंने भी माशूम मैंने कहा मेरे नाना जयपुर के इतना ही पूछा थी, अच्छा इंडिया से जयपुर से क्या। नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ भाई, मेरे नाना जयपुर के थे, मेरे अब्बा तो जेलम के और मेरी अम्मी तो कराची में मैं पैदा हैं। आप पाकिस्तानी हैं तो आप तो यहाँ मुशायरे में कम मैंने बुला लिया उन्होंने, तो फिर वहाँ से उन्होंने कहा नहीं आप हमारे साथ मुशायरे में। तो फिर पहला हमारा मुशायरा जो था उसमें उन्होंने दे दिया था सबको मज़ाहिया जो है ना, दीदी साहब दर्शा खान दीदी साहब तो जब हमारे मेहमान खुसूस थे तो उनके एजाज़ में था, तो सबके कहते मज़ाहिया मिजाज के अतबार से तो वहाँ फिर वो हमने जो थी तहरीफ नहीं करी, जिससे आप पैरेंट कहते हैं इंग्लिश कहते हैं, उर्दू में तहरीफ नहीं करते, तो तहरीफ निगारी के अलग से फिर वहाँ पर कहाँ से आवाज़ हो। उसके बाद चलता रहा इस तरह के शायरी आला से बात करते रहा, मान के नजर के हवाले से, मिलादुन्नबी के हवाले से, जैसे जैसे हमारे माँ का जैसे जो हमें मनाया गया मदर्स डे फादर्स डे इस हवाले से, फिर लोगों को ट्रिब्यूट देने के हवाले से, वो उस तरह से शायरी मुरतब होती चली। वो करते करते 70-75 जो है नज़में शायरी में अगर आप बात करें तो किस शख्सियत को आप का नाम लेना चाहेंगे जो आप समझ लें कि उन्होंने आपको ज़्यादा सपोर्ट की है रहीम साहब के अलावा? जी, शायरी में तो यकीनी तौर पर जो ओमान में शायरी के हवाले से जाने पहचाने शख्सियत है जिन्होंने मेरे ख्याल में जितने भी शायर हैं उन सब के लिए कहा जाए ना कि एक छाया एक शजर सायादार तो वो है। तो मैं बिल्कुल उनसे पसंद करती हूँ, तो बहुत माशाल्लाह उनकी जो शायरी के अतबार से कभी अतबार से नस्ल के अतबार से उनका कोई साथ नहीं। मैं जाते जाते कुछ सुना दें आप, कुछ अपने लिखे हुए जो अल्फाज हैं आगे वाले जो नाजरीन हैं उनके लिए भी एक बदल है कि जो हम बात कर रहे हैं शायरी की, तो क्या लिखती हैं कैसे लिखती हैं, तो
तो किस अंदाज से आप पढ़ती हैं, यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन के लिए एक दिलचस्प जी, ये अहमद फराज साहब की ज़मीन पर जो उनकी सुना है लोग उसे आम करके देखते हैं, तो उसी ज़मीन पर जो है तहरीक की डाली की थी। और ये मैंने फ्लैश होटल में था और महसूस साहब डॉक्टर खलील साहब वहाँ पर आए थे, मेहमान थे। उस वक्त सुनाई थी और मुझे साहब ने बहुत पसंद की थी। तो आप लोगों की भी नज़र है, देखने वालों की ये भी होगा। सुना है लोग उसे जल के देखते हैं, क्या माजरा है नजरें बदल के देखते हैं। सुना है उसका तो मामू वजीर है कोई, सुना है उसका तो मामू वजीर है कोई, सो हम भी उसके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है उसको नहीं कोई शायरी से शगल, नस्ल को भी हमारी नस्ल में देखते हैं। सुना है दिन को उसे मक्खियाँ सताती हैं, सुना है रात को जो हम चहल के देखते हैं। सुना है बीच शहर में बड़ी सी कोठी है, सुना है बीच शहर में बड़ी सी कोठी है, ये राह गुज़ीर उसे देखते हैं। तबीब करते हैं कैसे यहाँ मसीहाई, तबीब करते हैं कैसे यहाँ मसीहाई, मरीज वो जो हंसी आँख करके देखते हैं। सुना है उसका सियाह चश्मा भी क़यामत है, वो उसकी आड़ में जाने किधर को देखते हैं। बना के कोई बहाना फरार का घर से, बना के कोई बहाना फरार का घर से, सितारे वो तो हमेशा सपने देखते हैं। अजीब हैं ये शहर के रईसो उमरा भी, अजीब हैं ये शहर के रईसो उमरा भी, कि होटलों में वो आराम करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से पार करता है, ये बात है कि चलो बात करके देखते हैं। बजरिया नेट के अब लैपटॉप पर, बजरिया नेट के अब लैपटॉप पर अपने मकी इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। रुके तो कर्ज ख्वा उसका तवाफ करते हैं, रुके तो कर्ज ख्वा उसका तवाफ करते हैं, चले तो कोतवाली भी करके देखते हैं। ये जिनके बाप एक मालदार आसामी, जिनके बाप हों एक मालदार आसामी, तो ऐसे बच्चों को शहर के देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया। आपने तर्जमानी की, हालात हाजरा की, हर चीज़ को गरीब से लेके अमीर तक और हर इंस्ट्रूमेंट जो है टेक्नोलॉजी को भी आपने भरपूर अंदाज में इसमें रोया है। बहुत ज़बरदस्त आपने ज़मीन लिखी है। अभी हम जाते हैं बिल्कुल इख्तिताम की जानिब। तो पाकिस्तान में मौजूद और ओमान में मौजूद जो ख़वातीन हैं, उस समय का पाकिस्तान कम्यूनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ख़वातीन के लिए बतौर ख़ास मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने सबको कुछ न कुछ हुनर दिया है, किसी को भी बेकार नहीं पैदा किया। हमारे यहाँ जो ख़वातीन का तालीम का प्लान है उस पर ध्यान करना चाहिए और बच्चियों को ख़ास कर पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना चाहिए। उनको पढ़ाएँ लिखाएँ। कहते हैं कि एक आदमी पढ़ता है तो एक अच्छा इंसान बनता है, लेकिन अगर एक औरत तालीम हासिल करती है तो एक अच्छा माशरा बनता है। तो हमें अपने माशरे को अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है। तो बहनों से, माओं से, बेटियों से ये दरख्वास्त है कि सब कुछ सीखें, हर चीज़, हर हुनर सीखें। तालीम तो उसमें से अव्वल है, सबसे अव्वल है तालीम। तालीम है तो आपके अंदर खुद ही निखार होगा, खुद ही हर चीज़ अच्छी हो जाती है। और मर्द हज़रात का तो ताउन जब तक ना हो, बाप भाई बेटा ये लोग ना हो, ये हमारी चार दीवारी है, हमारी हिफाजत है। हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने इनको दिया है, तो हम अल्लाह का सब शुक्र अदा करते हैं। और मर्दों के लिए मैं ये नहीं कह रही कि वो उनका मुकाबले पे कोई आ जाए, बल्कि उनकी सपोर्ट के लिए, उनके साथ साथ उनकी भी आसानियाँ पैदा करने के लिए हम सब मिलकर आना। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया और आपसे मिल के
बहुत खुशी हुई, आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर जो हैं ना, उनके लिए आप दोनों मियाँ बीवी एक आइडियल है, शख्सियत है, और हमारे लिए मतलब आपके लिए में अमल में और बरकतें नाज़िल फरमाएगी। इसी के साथ मैं अपने तमाम देखने वालों से यही बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़वातीन का इल्म हासिल करना, जैसे उन्होंने कहा कि माशरे को बेहतरी की जानब लेकर जाता है। ख़वातीन के इल्म के लिए उनको जितनी सहूलियात आप फराहम कर सकते हैं करनी चाहिए। अगर ओमान में मौजूद हैं तो अपने तक पूरी कोशिश करें कि अपनी बहनों बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएँ, ताकि वो एक अच्छी नस्ल की परवरिश कर सकें। जहाँ रहें खुश रहें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ, हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक-ओमान दोस्ती पाइंदाबाद।